नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे चिकनगुनिया के बारे में। तो दोस्तों, मलेरिया और डेंगू इसके जैसा चिकनगुनिया भी ये मॉस्किटोज़ के कारण होता है। और आजकल ये जो बीमारी है इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप शुरू है। तो दोस्तों, आज हम ये जो चिकनगुनिया है उसका कॉज देखेंगे, उसका स्प्रेड देखेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे, उसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मेरा ये जो चैनल है इसमें मैंने मेंबरशिप भी शुरू की है, तो वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो बीमारी है ये कैसे होती है, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एक वायरस जिसका नाम है, इसका बीमारी का ही जो नाम है वो इसके वायरस का नाम है और वो है चिकनगुनिया वायरस। ये जो वायरस है ये एक आरएनए वायरस है। अब जो वायरसेस है वो कुछ डीएनए वायरस रहते हैं, कुछ आरएनए वायरस रहते हैं। तो ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है और ये अल्फा वायरस का जो ग्रुप है इसमें ये वायरस आता है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, हमें पता ही है कि ये जो बीमारी है ये मच्छरों के कारण फैलती है। अब अलग अलग रीजन में अलग अलग मच्छर ये बीमारी को फैलाने के लिए कारणीभूत रहते हैं। तो जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब हमारा जो भारत देश है इसमें जो मच्छर ये बीमारी फैलाता है वो है एड्स इजिप्टी। फिर जो टेम्परेट क्लाइमेट के जो देश है वहाँ पे जो मच्छर ये बीमारी फैलाता है वो है एड्स अल्बोपिक्टस। और अफ्रीका में जो मच्छर फैलाता है ये बीमारी वो है एडिस फोर्सिफर टेलोरी और एडिस ल्यूटियोसिफेलस। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो मच्छर है वो अलग अलग जगह पे ये बीमारी फैलाते हैं। अब ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स क्या है, तो सबसे पहले इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो रहता है 2 से 12 दिन। अब ये जो बीमारी है इसका जो सिम्टम है इसमें एक ट्रायड रहता है, मतलब 3 प्रकार के जो सिम्टम है ये इसमें खासकर हमें दिखते हैं। इसका एक ट्रायड रहता है। तो क्या रहता है इसमें, पहले रहता है हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा इसमें फीवर रहता है, हाई ग्रेड में रहता है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें रहता है आर्थ्रालजिया या फिर आर्थराइटिस, मतलब जो जॉइंट्स है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हमारे बॉडी पे एक मैक्युलोपैपुलर रैश आती है। और वो रैश कैसी रहती है, प्रूराइटिक रहती है, मतलब उसमें खुजली भी होती है। तो ये जो ट्रायड है ये इसका क्लासिकल फीचर है। तो दोस्तों, अब ये जो आर्थ्रालजिया है या आर्थराइटिस है इसके कारण ही ये जो बीमारी है इसका नाम चिकनगुनिया पड़ा है। तो वो कैसे पड़ा है कि अफ्रीका जो है वहाँ पे एक लैंग्वेज रहती है, माकोंडे करके एक लैंग्वेज अफ्रीका के कोई कंट्री में बोली जाती है। उसमें ये जो वर्ड है ये चिकनगुनिया वर्ड आता है और उसका मतलब क्या रहता है, उसका मतलब रहता है बेंट बॉडी, मतलब ऐसी मुड़ी हुई बॉडी इसमें हो जाती है। इसके कारण ये जो बीमारी है इसे चिकनगुनिया कहते हैं, क्योंकि ये जो माकोंडे लैंग्वेज है उसमें बेंट बॉडी को चिकनगुनिया कहा जाता है। और ये ट्रायड के अलावा ये जो बीमारी है इसमें हेडेक भी होता है, माइल्जिया भी रहता है और बहुत ज़्यादा फटीग भी रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रैश मैंने आपको बोली, तो बॉडी पे ये ऐसी रैश हमारे बॉडी पे दिखती है। और फिर कुछ दूसरे सिम्टम्स भी रहते हैं। तो ये जो बीमारी है इसके कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी रह सकते हैं। अगर किडनी में इसका असर हुआ तो एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, लीवर पे इसका असर हुआ तो हेपेटाइटिस हो सकता है, उसी प्रकार गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पैनक्रियास जो रहते हैं उस पे असर हुआ तो पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, लंग्स पे असर हुआ तो निमोनाइटिस हो सकता है, हार्ट पे असर हुआ तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है, ब्रेन पे असर हुआ तो मेनिंगोएन्केफेलाइटिस हो सकता है और मसल में इन्फ्लेमेशन हुआ तो मायोसाइटिस हो सकता है।
तो जनरली जो 90 to 95% पेशेंट रहते हैं उन्हें ये कॉमनली जो ट्रायड ऑफ सिम्टम्स है वही दिखते हैं, और कुछ 10 से 5% पेशेंट है उनमें सिस्टेमिक ये जो सिम्टम्स है वो भी दिखते हैं, मतलब इनमें ये जो डिसीज़ है इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनमें ये अलग अलग सिम्टम्स, इसके रिलेटेड अलग अलग सिम्टम्स दिख सकते हैं। अब इसमें का जो मेन सिम्टम है वो है आर्थराइटिस। थोड़ा अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आर्थराइटिस कैसे रहता है? बायलैटरल रहता है, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड में रहता है, और पॉली आर्टिकुलर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे हाथ के और पैर के जो भी छोटे जॉइंट्स है या बड़े जॉइंट्स है दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ख़ासकर इसमें जो है वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है। मतलब ये जो हमारी उंगली है इसका जो ये वाला जो जॉइंट है इसे कहते हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये इसमें जो जॉइंट्स है वो टेंडर रहते हैं, उसमें बहुत दर्द रहता है, सोलन रहते हैं, सूजन भी रहती है, और प्रोलॉन्ग्ड मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है, मतलब सुबह उठने के बाद ये जो जॉइंट्स है वो स्टिफ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक वो स्टिफ रहते हैं। कुछ जो पेशेंट्स हैं उनमें चिकनगुनिया होने के बाद, उसमें वो ठीक होने के बाद भी उनमें क्रोनिक आर्थराइटिस हो जाता है। ये 12 से 13% पेशेंट्स है उनमें ये प्रॉब्लम दिखता है, और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा दिखता है। लेकिन इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? वो है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें ये जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये जो चिकनगुनिया है इसमें ये जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाथ है इसके जॉइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, और इधर ये जो पैर है इसके भी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एंकल जॉइंट सोलन है, यहाँ पे भी ये जो जॉइंट्स है ये इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। अब ये जो डिसीज़ है इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? तो इसमें क्लासिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायड ऑफ सिम्टम्स है, कौन सा ट्रायड है? फीवर, आर्थराइटिस और तीसरा है रैश। ये अगर कोई पेशेंट में है, उसके अलावा उसकी हिस्ट्री है, कैसी हिस्ट्री है कि ट्रैवल टू अफेक्टेड एरिया, हमारे आजू बाजू में या हमें पता है कि कोई एरिया में ये साथ चालू है और वहाँ पे अगर पेशेंट जाके आया है तो इसका सस्पिशन हमने रखना चाहिए। फिर इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक घर के एक आदमी को अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो धीरे धीरे जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स है उनको भी ये इन्फेक्शन होने लगता है, तो इससे भी हमें आइडिया आ जाती है। और इम्पॉर्टेंट इसमें और जो चीज़ है वो है लेबोरेटरी टेस्ट। अब इसमें लेबोरेटरी टेस्ट कौन सी रहती है ये हम देखेंगे। तो इसमें ये 3 प्रकार के लेबोरेटरी टेस्ट रहते हैं। पहला जो है वो रहता है वायरल आइसोलेशन एंड कल्चर। अब ये जो टेस्ट है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब इससे परफेक्ट डायग्नोसिस हो जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड। और ये जो टेस्ट है इसमें हम फर्स्ट 72 आवर्स इसमें ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है। लेकिन ये जो टेस्ट है इसका प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट बहुत महंगी है और छोटी छोटी जगहों पे ये टेस्ट अवेलेबल नहीं रहती है। फिर दूसरी जो टेस्ट है वो है मॉलिक्यूलर मेथड लाइक RT-PCR। अब ये जो टेस्ट है इसमें हम पहले 7 दिन में डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है, लेकिन ये भी जो टेस्ट है ये महंगी है और इजीली अवेलेबल नहीं रहती। फिर जो है वो है सीरोलॉजिकल टेस्ट। अभी सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है? तो इसमें हम ये जो वायरस है इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो पहली जो एंटीबॉडी है उसमें वो है IgM और दूसरी जो है वो है IgG। अब ये जो दोनों जो टेस्ट है ये कब पेशेंट में पॉजिटिव आती है? आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद ये टेस्ट पॉजिटिव आती है। अब ये जो IgM है ये हमें कब पॉजिटिव मिलेगी? ये 5वें दिन से लेकर 30 दिन, मतलब 1 महीने, 5 डेज टू 30 डेज तक ये टेस्ट पॉजिटिव मिलती है। और ये जो IgG है ये 7 डेज टू 1 ईयर तक भी हमें पॉजिटिव मिल सकती है। और इसे हम कब पॉजिटिव कहेंगे? तब नॉर्मल लेवल से 4 गुना जब इसकी लेवल बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। तो अब पेशेंट का हमने डायग्नोसिस कर लिया, अब हमें करना है उसका ट्रीटमेंट।
तो दोस्तों अब ये जो डिसीज़ है चिकनगुनिया, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं है, एंटीवायरल दवाई नहीं है जिससे हम ये जो वायरस है हम उसे मार सकेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देनी पड़ती है। अब ये जो चिकनगुनिया ये जो डिसीज़ है ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिसीज़ है। कुछ दिनों में ये अपने आप पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ 5 से 10% पेशेंट में ही आगे के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन 90% जो पेशेंट है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, तो सबसे मेन जो है वो है रेस्ट। पेशेंट को हमें बोलना है कि उसे रेस्ट करना है। उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है। तो उसे हमें कहना है कि उसे रेस्ट करना है। फिर उसे हाइड्रेटेड रखना है। हमने देखना है कि वो जो पेशेंट है उसने अच्छे से जो पानी है वो पीना चाहिए, या कभी कभी पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स लगाने का काम भी पड़ता है। फिर एनाल्जेसिक, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें बहुत ही ज़्यादा जॉइंट्स में दर्द रहता है, इसलिए हमें पेशेंट को एनाल्जेसिक देना पड़ता है। तो कौन से हम यूज़ करते हैं, पैरासीटामॉल, ये एनाल्जेसिक हम यूज़ करते हैं। या जो NSAIDs करके जो ड्रग्स रहते हैं ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट जो कंडीशन है इसमें ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है इसका कुछ भी रोल नहीं है। लेकिन अगर ये जो आर्थराल्जिया या आर्थराइटिस है ये अगर प्रोलॉन्ग हो गया, बहुत दिन तक पेशेंट के जॉइंट्स में अगर पेन है, तो हम ये जो स्टीरॉइड है वो इसमें दे सकते हैं। फिर अदर ड्रग्स, अब अदर ड्रग्स का क्या है, अगर पेशेंट को पोस्ट चिकनगुनिया आर्थराइटिस हो गया है, चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी आर्थराइटिस हो ही रहा है, तो वहाँ पे एक अलग जो ड्रग्स है, जैसे यहाँ पे मिथोट्रिक्सेट या फिर सल्फासैलाजिन या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो ऐसे टाइप के ये जो ड्रग्स है ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसमें, पोस्ट चिकनगुनिया आर्थराइटिस में। तो दोस्तों प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डिसीज़ है इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि टू प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट। अगर हमें मच्छर ने काटा ही नहीं तो ये जो डिसीज़ है ये हमें हो ही नहीं सकती। तो क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो लंबे जो स्लीव्स है उसके कपड़े हमने पहनने चाहिए, जो मच्छरदानी है उसका यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का हमें यूज़ करना चाहिए। फिर एनवायरमेंटल हाइजीन, जो ब्रीडिंग साइट्स रहती है मॉस्किटोज़ की वो हमें डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। अगर आजू बाजू में कोई कंटेनर में पानी जमा हुआ है तो वो हमें जो पानी है वो निकाल देना चाहिए, ताकि वहाँ पे मॉस्किटोज़ ना ग्रो करे। फिर ऐसे जो एरियाज़ है जहाँ पे चिकनगुनिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वो एरियाज़ वहाँ जाना हमने अवॉइड करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो डिसीज़ है हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने चिकनगुनिया ये जो डिसीज़ है इसके बारे में बताने का आपको प्रयास किया है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।